तो बात ये हो रही थी लॉस की, कि जो लॉस हम चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं, मेंडल्स के लॉस, जिन्होंने ज़्यादा बेहतर तौर पर पढ़े होंगे या जिन्हें वो याद होंगे, उन्हें ये बात होमोज़ाइगस और हेटेरोज़ाइगस की पता चलेगी कि होमोज़ाइगस डिज़ीज़ेज़ ऐसी डिज़ीज़ होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जीन जिसमें ओह सॉरी 2 सिमिलर जीन मौजूद होते हैं, और हेटेरोज़ाइगस वो होती हैं जिसमें सिर्फ़ एक जीन मौजूद होता है। तो यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि अगर हम आगे कंटिन्यू करें अपना हंटिंगटन, जो कि एक यूनिफैक्टोरियल डिजीज़ है, कि जेनेटिक्स डिजीज़ेज़ की 3 कैटेगरीज़ हमने पढ़ी थी। एक को हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिजीज़ेज़ या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़, सेकंड को हम कहते हैं यूनिफैक्टोरियल, जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फैक्टर या एक जेनेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो यूनिफैक्टोरियल डिजीज़ेज़ हैं वो उनकी 2 एग्ज़ाम्पल हैं। एक इन्हीं को हम कहते हैं हंटिंगटन डिजीज़ और दूसरे को हम कहते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस। हंटिंगटन डिजीज और सिस्टिक फिब्रोसिस, इनमें से जो पहली है वो है हंटिंगटन डिजीज। इसके बारे में हम ये पढ़ा जा रहा है कि हंटिंगटन एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। मेंटल डिसऑर्डर का मतलब होता है कि दरअसल वो मेंटली प्रॉपर नहीं होते, इसलिए कि जो उनके न्यूरॉन्स होते हैं या ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और ये दरअसल कहते हैं कि ऐसी जेनेटिक डिजीज है जिसमें प्रोग्रेसिव मेंटल डिटोरिएशन होती हैं, कि रफ्ता-रफ्ता पहले कुछ थोड़े न्यूरॉन, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। इसकी लैब डायग्नोसिस जो है पॉसिबल नहीं होती, इसलिए कि लैब में इसको डायग्नोस नहीं किया जाता। इसके सिम्पटम्स इसलिए कि इसके सिम्पटम्स बहुत लेट आते हैं, 40 से 50 साल की उम्र में। और दरअसल कहते हैं कि ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल का मतलब होता है कि ऐसा डिसऑर्डर जिसके जीन जो होते हैं वो ऑटोसोम्स पर होते हैं या नॉन सेक्सुअल क्रोमोसोम होते हैं। जो 44 नॉन सेक्सुअल क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम होते हैं जो मेल और फीमेल में सेम होते हैं। और ये दरअसल ऐसी डिजीज है जो डोमिनेंट जीन की वजह से होती है। ये वाहिद डिजीज है जो डोमिनेंट जीन की वजह से होती है, और ये जिस क्रोमोसोम पर होती है वो क्रोमोसोम नंबर 4 है। क्रोमोसोम नंबर 4। और दरअसल कहते हैं जो अनइफेक्टेड पर्सन होता है, यानी जिसको इफेक्ट नहीं होता, वो हिट्रोजाइगस होती है। लेकिन हिट्रोडाइगस में अगर एक डिफेक्टेड जीन भी मौजूद हो तो उसमें डिजीज हो जाती है। इस डिजीज में होता क्या है, प्रोग्रेसिव मेंटल डिटोरिएशन होती है, कि जो ब्रेन है या मेंटल है वो डिस्टर्बेंस या उसमें जो है वो ब्रेक डाउन होता रहता है। और दरअसल कहते हैं कि इसका नतीजा ये होता है कि इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट शुरू हो जाती है। और इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट का मतलब होता है मूवमेंट इन नेक एंड मूवमेंट इन शोल्डर। शोल्डर और नेक के मसल्स में इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री का मतलब होता है हमारी मर्जी के बगैर। वॉलेंट्री मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जो हमारी मर्जी, हमारे विश और हमारे विल के मुताबिक होती हैं, उनको हम वॉलेंट्री कहते हैं। और इस तरीके से वो मूवमेंट जो हमारे विल और विश के अगेंस्ट होती हैं, विदाउट आवर विल, विदाउट आवर विश, उन्हें हम कहते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट। तो दरअसल इनवॉलेंट्री यानी बगैर, गैर इरादी जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमारा इरादा शामिल नहीं होता, वो मूवमेंट शुरू हो जाती है। यानी जब हम नहीं चाहते तब नेक के मूवमेंट शुरू हो जाती है, और हम नहीं चाहते हमारी शोल्डर की मूवमेंट शुरू हो जाती है। और दरअसल कहते हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ, यानी इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। हंटिंगटन ऐसी यूनिफैक्टोरियल डिजीज है। इसके लिए चंद चीजें जो है वो आपको जरूर याद होनी चाहिए। पहली बात यह कि इसकी लैब डायग्नोसिस नहीं है। दूसरी बात यह कि 40 से 50 यानी लेट एज में होती है। ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ये दरअसल डोमिनेंट जीन की वजह से होता है, और इसके जीन क्रोमोसोम नंबर 4 पर होते हैं, और इसमें इनवॉलेंट्री मसल की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है हमारे नेक और शोल्डर में। राइट या नहीं? अब हम पढ़ते हैं सेकेंड यूनिफैक्टोरियल डिजीज, यानी वो डिजीज जिसके लिए एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, और वो है सिस्टिक फिब्रोसिस। असल में इसमें जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई थी, अगर हम उसमें की थोड़ी सी डिटेल पढ़ लें तो बस समझने में आसानी हो जाती है। दरअसल कहते हैं कि हिट्रोजाइगस, जैसे इसमें एक टर्म हुई थी, दरअसल कहते हैं हैविंग टू डिफरेंट जीन्स फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स। अगर दो डिफरेंट पेरेंट्स से दो मुख्तलिफ जीन्स आए तो उसको हम हिट्रोजाइगस जीन कहते हैं। नॉट हैविंग द सेम जीन, जैसे कि होमोजाइगस में सेम जीन होते हैं, उस तरह से वो सेम जीन नहीं आते। और देखें ये ह्यूमन के क्रोमोसोम हैं, जो कि दरअसल कितने हैं, तो दरअसल कहते हैं कि हमारे जो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ये पेयर की शक्ल में होते हैं। और ये पेयर कितने होते हैं, ये 23 पेयर होते हैं। इसलिए कि 23 प्लस 23
मेक्स 46। ये 23 पेयर्स में क्यों होते हैं? इसलिए कि 23 वो होते हैं जो मदर से आते हैं और 23 वो होते हैं जो फादर से आते हैं। फादर से कैसे आते हैं? फादर से स्पर्म्स की शक्ल में। मदर से कैसे आते हैं? मदर से ओवम की शक्ल में आते हैं। कि ओवम में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, स्पर्म में 23 होते हैं। जब इससे जाइगोट बनता है तो 46 हो जाते हैं। तो यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि आधे क्रोमोसोम दिखाए गए हैं। ये है, ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये फोर्थ क्रोमोसोम है। ये वो क्रोमोसोम है जिसके ऊपर जीन होते हैं हंटिंगटन डिजीज का। यहाँ पे जीन है एच यानी हंटिंगटन डिजीज। कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट वाले जो होते हैं वो ये डायग्राम देते हैं और पूछते हैं कि विच ऑफ दीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हंटिंगटन। और इसमें लिखा होता है ए, इस पे लिखा हो, जैसे एक मार्क किया वैसे लिखा है ए, इसे मार्क किया इसे लिखा है बी, इसे मार्क किया है इसे लिखा है सी, और इसे मार्क किया है इसे लिखा है डी। यानी डी जो है वो वाई क्रोमोसोम है, जो सी है वो एक्स क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नंबर 4 है, ये 7 है। क्या सवाल है? अगर मेल में डिफेक्टिव जीन हो और हो में हो फीमेल में ना हो, मगर फीमेल का जीन डोमिनेंट हो जाए तो भी न्यू बॉर्न बेबी हो, तो ये डिपेंड करता है इसलिए कि दरअसल जो फीमेल है उसमें एक्स क्रोमोसोम होता है, और मेल जो होता है, मेल यानी बॉय होगा तो उसमें वाई क्रोमोसोम होता है। वाई मदर से आता ही नहीं है, इसलिए वाई वाला नॉर्मल होगा। जिसमें जितने लड़के होंगे वो नॉर्मल होंगे, तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि अगर फीमेल में हो। ये सारी बातें आपको पूछनी चाहिए चैप्टर 8 में, इसलिए कि उसमें सेक्स लिंक इनहेरिटेंस दिया हुआ है और उसमें एक दो नहीं पूरी 3 डिजीजेस के मुतालिक बताया गया ह्यूमन की। पहले से डिजीज का नाम है कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा सिकल सेल एनीमिया, तीसरा हीमोफीलिया। किसको होती है किसको नहीं होती, कब होती है कब नहीं होती, ये सारी बातें। तो दरअसल कहते हैं, देखें यहाँ पे ये मदर है, यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि ये फादर हैं और ये मदर हैं। दिस इज फादर एंड दिस इज मदर। ये मदर है और ये फादर है। यहाँ पे देखें फादर में भी देखें, एक एन का मतलब है नॉर्मल जीन है और ई का मतलब होता है कि ये डिजीज, ई का मतलब होता है डिजीज जीन, डिजीज जीन। और एन का मतलब होता है नॉर्मल जीन। और नॉर्मल जो है वो डोमिनेंट है, और ई जीन जो है वो रेसेसिव जीन है। तो दरअसल कहते हैं कि ये 4 बच्चे बनाए गए हैं, 4 बच्चे। इसमें ऐसा है कि इसमें एन एन है। ये एन एन इसलिए कि ये एक कैपिटल एन फादर से और एक दूसरा कैपिटल एन मदर से आ रहा है। इसमें एन के साथ ई है, इसलिए कि ये जो एन है ये फादर से और ये जो ई है ये मदर से आ रहा है। इसमें इस बच्चे में भी ऐसी है कि कैपिटल एन और ई है, ये ई मदर से और ये स्मॉल ई फादर से आ रहा है। और इस तरीके से ये देखें, ये जो है इसमें स्मॉल ई हैं। ई का मतलब यहाँ पे वैसे इफेक्टेड विद द डिजीज है, ये दरअसल अनइफेक्टेड है। फादर अनइफेक्टेड है, इनको डिजीज नहीं है, ये कैरियर हैं। कैरियर का मतलब होता है कि ये नॉर्मल तो है, इनमें डिजीज नहीं है। ये मदर भी अनइफेक्टेड हैं, यानी कैरियर हैं। कैरियर का मतलब होता है इनमें जीन तो है लेकिन इनमें डिजीज नहीं है। और ये जो 3 हैं इनमें भी डिजीज नहीं होगी, ये भी नॉर्मल की तरह ही होंगे। और ये जो बच्चा है जिसमें दरअसल फादर से एक इफेक्टेड जीन और मदर से एक इफेक्टेड जीन आया, इसमें एक में डिजीज है। ये बिल्कुल एन कैपिटल एन वाले यानी बिल्कुल नॉर्मल है, और ये 2 कैरियर हैं। ये 2 कैरियर हैं, इसका मतलब देखें इसमें जीन एक मौजूद है, इसमें भी जीन एक मौजूद है, लेकिन इसमें डिजीज नहीं है। और इसमें डिजीज इसलिए नहीं है कि जो रेसेसिव डिजीज है वो एक जीन की वजह से नहीं होती। रेसेसिव जीन वो रेसेसिव जीन की डिजीज उस वक्त होगी जब 2 जीन आएंगे। जैसे इसमें 2 जीन हैं तब इसमें डिजीज है, इसमें एक जीन है डिजीज नहीं है, एक जीन है डिजीज नहीं है, इसमें तो खैर जीन है ही नहीं। ये तो बिल्कुल 100% नॉर्मल है,
ये क्या है? दिस इज 100% नॉर्मल। जैसे मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि ये दरअसल कहते हैं कि जो ए है वो से हंटिंगटन, ये जो बी है सिस्टिक फिब्रोसिस का है, और ये एक्स और वाई जीन है, एक्स और वाई जीन। एक्स जो होता है वो फीमेल और वाई के जो है वो सिर्फ मेलनेस के लिए होता है। राइट या नहीं? इसमें दरअसल कहते हैं कि कुछ परसेंटेजेस लिखी हुई हैं जो एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछी जाती हैं, जो बच्चों को पता नहीं होती। अगर वो देख लें तो कितनी अच्छी बात है कि दरअसल कहते हैं कि 1/4, इसका रेशियो है 1/4, यानी 1/4। 1/4 नॉर्मल होगा, 2/4 कैरियर होंगे, 1/4 डिजीज्ड होगा। ये 1/4 का मतलब होता है ये टोटल 4 हैं, इन 4 में से सिर्फ एक नॉर्मल है। 1/4 यानी 25%, और इस तरीके से 2/4 यानी 50%, और 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/4 का मतलब होता है 4 में से एक, 2/4 का मतलब होता है 4 में से 2, और इसका मतलब होता है 4 में से 3। ये मैंने ये 25 50 कहाँ से निकाल लिया? असल में अगर आप ये देखें, ये तीनों को मिलाएं तो कितना होगा? 100 होगा। ये 100% है या नहीं? 25 25 50 और ये 50 50 100। इसके अंदर 25% ऐसे, 25% ऐसे और 50% ऐसे होते हैं। ये कोई भी डिजीज हो, कोई भी डिजीज हो जो चैप्टर 8 में लिखी हुई है, उसमें हमेशा यही रेशियो रहेगा। राइट या रॉन्ग? तो ये बात है हीट्रोजाइगस की। ये दरअसल वो शख्स है जो हीट्रोजाइगस है, इसलिए कि इसमें 2 डिफरेंट जीन है। ये मदर है, ये भी हीट्रोजाइगस है, इसलिए कि इसमें 2 डिफरेंट जीन है। 2 डिफरेंट का मतलब है एक नॉर्मल का जीन है और एक इफेक्टेड का जीन है। ये होमोजाइगस है, इसलिए कि इसमें दोनों सेम जीन है। ये होमोजाइगस है, इसलिए कि इसमें दोनों सेम जीन है। ये हीट्रोजाइगस है, इसलिए कि इसमें डिफरेंट जीन है। ये हीट्रोजाइगस है, इसलिए कि इसमें डिफरेंट जीन है। राइट या रॉन्ग? वैसे ये सारी तफसील जो है उस वक्त ज्यादा पता चलेगी जब हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे। और सर आपको पता है जेनेटिक्स जो है वो आजकल जो सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है वो है स्पेस टेक्नोलॉजी। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे जिस चीज पर खर्च किए जा रहे हैं वो है स्पेस टेक्नोलॉजी, यानी इंसान चांद पे और मार्स पे और कहाँ कहाँ जा रहा है स्पेस में। और जो दरअसल कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस में जो सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है वो जेनेटिक्स पर ही हो रही है, इसी जेनेटिक्स पर। तो इसमें दरअसल कहते हैं जेनेटिक्स की फील्ड ऐसी है कि होम बेस्ड वर्क भी होते हैं इसके अंदर। बहुत सारे कुछ काम ऐसे हैं जिसने जेनेटिक्स पढ़ी भी हो और अगर उसे आती हो तो घर बैठकर भी वो पैसे कमा सकता है। कैसे? इसके लिए दरअसल कहते हैं कि थोड़ी सी आपको ज़रूरत है किस चीज़ की? रिसर्च की। रिसर्च ओरिएंटेड होने चाहिए। उसके लिए जो चैप्टर 8 है वो जिसको बहुत अच्छा समझ आ गया हो, और चैप्टर 9, उनके मुतालिक हम ये कह सकते हैं। ठीक है या नहीं? तो ये इफेक्ट और अनइफेक्टेड से मैंने ई का वर्ड निकाला है। डिजीज के लिए ये इफेक्टेड है या डिजीज का जीन है। सही या नहीं? ये हम पढ़ रहे थे कौन सी डिजीज के मुतालिक? ये रेसेसिव जीन्स के मुतालिक है, ये डोमिनेंट जीन के मुतालिक नहीं है। इसलिए कि रेसेसिव में होता है कि इन 3 में डिजीज नहीं है। इसमें तो डिजीज का जीन भी नहीं है, इसमें जीन है लेकिन डिजीज नहीं है। ये अपने बिल्कुल पेरेंट्स की तरह है कि पेरेंट्स में भी ऐसा ही है कि जीन तो हैं लेकिन डिजीज नहीं है, ऐसे कोई हम कैरियर कहते हैं। और ये जो है इसमें डिजीज है। अगर इसी का ऑपोजिट होता कि ये हंटिंगटन होती, अगर सिर्फ और सिर्फ फादर को हंटिंगटन है मदर को नहीं है, तो दरअसल कहते हैं ये जीन जिसमें जाएगा उसमें डिजीज होगी। जैसे आप देखिए अगर यहाँ पे एन की जगह मैं कैपिटल एच कर दूं, एच, तो ये एच कहाँ जा रहा है? ये एच इसमें जा रहा है, इसको डिजीज होगी। ये एच इसमें जा रहा है, इसको डिजीज होगी। राइट या नहीं? तो इन दोनों को तो डिजीज होगी ही होगी। फिर ये दो बाकी जो 3 जीन्स हैं इसमें एच नहीं है, तो इसका मतलब है इन सब में डिजीज नहीं होगी।
इन सब में यानी 50% में होगी और 50% में नहीं होगी। 50% में यानी 4 में से 2 में होगी और 50% में नहीं होगी। कितना? 2 आउट ऑफ 4 को हम 50% कहते हैं। क्यों? 2 आउट ऑफ 4 को हम 50% कहते हैं। क्यों? इसलिए कि 4 में से 2 का मतलब होता है आधा। आधे को ही हम 50% कहते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4। इसे कहते हैं हाफ। हाफ यानी आधा, और आधे को ही इंग्लिश में हम 50% कहते हैं। हाफ को ही हम 50% कहते हैं या नहीं? इस वजह से है मैंने ये 25 और 50 लिखा है। तो दरअसल कहते हैं कि ये तो फिलहाल हम डिजीज़ पढ़ ही नहीं रहे थे, ये तो दरअसल हम ऐसे ही थे रहे थे, फन टाइम था हमारा कि इसमें हमने ये चीज़ पढ़ी हंटिंगटन डिजीज़ के बारे में। कि हंटिंगटन डिजीज़ एक डोमिनेंट डिजीज़ है और ये यूनिफैक्टोरियल है, जिसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन क्रोमोसोम नंबर 4 पर होता है। और दरअसल कहते हैं कि ये डिजीज़ जो है इसके अंदर क्या होता है, एबनॉर्मलिटीज़ यानी मेंटल डिस्टर्बेंस आती हैं। उसके बाद जो मोटर नर्व्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनवॉलंटरी मूवमेंट या अनकंट्रोल मूवमेंट शुरू हो जाती है नेक और शोल्डर के मसल्स में। इसका नाम हंटिंगटन इसलिए रखा गया है कि ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। इसका नाम हंटिंगटन नहीं है। दूसरी जो है डिजीज उसका नाम है सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक फिब्रोसिस एक क्रोनिक लंग्स का इन्फेक्शन है। क्रोनिक किसे कहते हैं? एक तो जैसे कहते हैं कि कुछ डिजीजेज होती हैं जो बहुत पुरानी नहीं होती, उसको हम कहते हैं मतलब थोड़े अरसे के लिए हैं। और जो जैसे कहते हैं बहुत अरसे तब्दील, जैसे कहते हैं ऐसी बीमारियां जो काफ़ी अरसे से हों, हम क्रोनिक डिजीज कहते हैं। तो यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि कंडीशन ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, और ये दरअसल कहते हैं कि क्रोनिक लंग्स का इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है, अ पर्सन इज अनेबल टू एब्जॉर्ब फैट, वो फैट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता और दूसरे न्यूट्रिएंट को भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। और जैसे कहते हैं कि इन्फेक्शन जो होता है या डिस्टर्बेंस होती है वो लंग्स में होती है। इसकी लैब डायग्नोसिस पॉसिबल है, यानी लैब में इसको डायग्नोस किया जा सकता है, यानी इसके लिए टेस्ट जो हैं वो मौजूद हैं कि टेस्ट से हम ये बात मालूम कर सकेंगे वाकई इसको है या नहीं। वो म्यूकस का टेस्ट होता है। म्यूकस क्या होता है? वो लुब्रिकेंट होता है जो हमारे ट्रैकिया में मौजूद होता है। दरअसल कहते हैं कि ये वो डिजीज है जो ऑटोसोमल है हंटिंगटन की तरह, लेकिन ये रेसेसिव अलील में होती है। रेसेसिव का मतलब होता है इसमें जीन जो होता है वो रेसेसिव होता है। जो मैंने अभी आपको हेटेरोजाइगस की एग्जांपल बताई थी, जिसके अंदर जो डिजीज थी वो 25% को हो रही थी और 50% कैरियर थे और 25% नॉर्मल थे। ये सब कौन थे? ये सब दरअसल होमोजाइगस हो तब ये डिजीज होती है। होमोजाइगस का मतलब होता है कि जो चिल्ड्रन हैं, ऑफस्प्रिंग हैं, दे गेट जीन फ्रॉम ईच पेरेंट। हर पेरेंट से अगर उन्हें जीन मिलेगा तो 2 सिमिलर जीन हो जाएंगे, तब ये डिजीज होगी। अगर दोनों पेरेंट से जीन नहीं आएंगे तो ये डिजीज नहीं होगी। इसका ताल्लुक इसके जीन एक्स पर नहीं होते, इसके जीन वाई पर नहीं होते। तो दरअसल वो जीन जो एक्स और वाई पर होते हैं उन्हें हम सेक्सुअल डिजीजेस कहते हैं या सेक्स लिंक डिजीजेस कहते हैं। जिसके जीन एक्स या वाई पर नहीं होते उनको हम ऑटोसोमल कहते हैं। इसमें हम जीन की वजह से होता है, वो डोमिनेंट जीन की वजह से होता है। डोमिनेंट का मतलब होता है कि अगर एक जीन होगा तब भी डिजीज होगी बच्चे में, उनके बच्चों में। और अगर इसमें 2 जीन्स होंगे तब डिजीज होगी। 2 जीन होंगे बच्चे में तो डिजीज होगी, 2 नहीं होंगे तो डिजीज नहीं होगी। अगर एक जीन होगा तो बच्चा कैरियर होगा। कैरियर का मतलब होता है कि इसमें जीन तो होगी, जीन तो होगा लेकिन डिजीज नहीं होगी। तो इसे हम कैरियर इसलिए कहते हैं कि चूंकि इसमें जीन है, इसलिए उसकी नेक्स्ट जनरेशन में उसके पेरेंट से जो जीन आया था वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी चला जाएगा। जो पेरेंट से जीन आया था यानी उन पेरेंट्स के ग्रैंड चिल्ड्रन में वो जीन मौजूद होगा। राइट। डिजीज होगी या नहीं ये अलग बात है।
यानी बहुत सारी जेनेटिक डिजीज होती हैं वो अल्लाह के फजल से चलती हैं। अल्लाह के फजल का मतलब होता है कि जीन तो है फिर भी डिजीज नहीं है, राइट या नहीं? इसी को कहते हैं अल्लाह का फजल, कि अल्लाह का फजल है जीन होते हुए भी डिजीज नहीं होती। ये तो दरअसल कहते हैं अल्लाह जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें दिखाता है कि जीन्स हो के बीमारी नहीं, जीन होने के बावजूद भी बीमारी ना हो। इसी तरीके से कहते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो दरअसल कहते हैं डेली फिजियोथेरेपी की जाती है, और वो दरअसल म्यूकस को निकाला जाता है और पेनक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट दिया जाता है। तो ये डिजीजेस में कहते हैं ये पेनक्रियाटिक एक्ट्रेस क्यों देते हैं? आपको पता है जो ये चैप्टर 9 हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए जो है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। प्लस आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि इसमें से रीज़न भी आएगा, और रीज़न ये पूछा जाता है कि जो सिस्टिक फिब्रोसिस डिजीज़ है, सिस्टिक फिब्रोसिस जो डिजीज़ है, उसमें उसमें पेनक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट क्यों दिया जाता है? क्या ये पेनक्रियास की डेफिशिएंसी है? नो। ये इन्फेक्शन तो लंग्स का है, तो लंग्स से ताल्लुक जो है वो पेनक्रियास का कहाँ से निकल आया, राइट या नहीं? तो फिर मैं आपको बताता हूं कि असल में इसकी वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, राइट या नहीं? पहले तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये क्रोमोसोम नंबर 7 है, और ये बात हमारी बुक में नहीं लिखी हुई। चूंकि ये हमारी बुक में नहीं लिखी हुई तो ये आपको पता हो या ना पता हो कि दिस इज क्रोमोसोम नंबर 7, सही है या नहीं? तो दरअसल कहते हैं कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये ऑटोसोम है या सेक्स क्रोमोसोम है। इज दिस ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम? तो दरअसल ये ऑटोसोम है, ये सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। तो एक स्टूडेंट ने कहा सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये सेक्स है या नहीं है? तो भाई जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो या तो एक्स होते हैं या वाई होते हैं, और तो कोई है ही नहीं। एक्स वाई को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इन्हें सेक्स क्रोमोसोम क्यों कहते हैं? इन्हें सेक्स क्रोमोसोम इसलिए कहते हैं कि ये सेक्स को डिटरमिन करते हैं, मेल या फीमेल सेक्स होने को डिटरमिन करते हैं, इसलिए हम इनको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारा एयर वे है इसको कहते हैं ट्रैकिया। क्या किया? ट्रैकिया। ये जो ट्रैकिया है इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रैकिया को हम कहते हैं ये हमारा एयर पैसेज है या एयरवेज है। यहाँ पे जो इसकी इंटरनल लाइनिंग है, सबसे इंटरनल लाइनिंग, उस इंटरनल लाइनिंग को हम कहते हैं म्यूकस। और यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि अगर कोई हेल्दी शख्स है तो उसके अंदर जो म्यूकस है वो बनता रहता है इसके अंदर। और म्यूकस का काम ये होता है कि जो स्टिक्की जो हमारा डस्ट वगैरह है वो जो चली जाती है मुंह के जरिए, ये जर्म्स चले जाते हैं उनको ट्रैप करना, कि जो डस्ट है वो लंग्स के अंदर ना जाए, या इस तरीके से जर्म्स हैं वो वहीं पे रुक जाएं। इससे कि जर्म्स को किलिंग भी करती है। अगर किसी में सिस्टिक फिब्रोसिस होती है तो इसके अंदर देखिए इसमें इतनी ये नैरो हो गई है, नैरो। और ये जो जैसे कहते हैं ये जो म्यूकस की लेयर है, म्यूकस की लेयर ये स्वेल हो गई है, और इस तरीके से म्यूकस भी ज्यादा बनता है। ये दरअसल क्या चीज से भर गई है? ये म्यूकस से भर गई है। म्यूकस जब थिक हो जाए तो उसे फ्लैगम कहते हैं, और इसको उर्दू में हम बलगम कहते हैं। अगर म्यूकस बहुत ज़्यादा हो जाए तो इससे हमारी बॉडी में कंडीशन डेवलप हो जाती है, इसको हम नज़ला कहते हैं। ये जो नज़ला नाक से निकलता है ये क्या चीज़ होती है? ये म्यूकस ही होता है। अगर ये ही थिक हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा थिक हो जाए, तो फिर हम इसको फ्लैगम या बलगम कहते हैं। और जैसे कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा थिक हो जाए पारे की तरह। शायद आपको पता हो जो पारा जिसको मर्करी कहते हैं, मर्करी। मरकरी दरअसल एक ऐसा लिक्विड मेटल है कि जैसे ही उसे रखा जाए उसके स्फीयर्स बन जाते हैं, स्फीयर्स, गोल गोल स्फीयर। शायद आपको पता हो क्यों है ये सरफेस टेंशन की वजह से है। म्यूकस भी इतना थिक हो जाता है, इसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा हो जाती है और इसके बॉल्स बन जाते हैं। आपको शायद पता हो कि हमें जो है वो खांसी क्यों होती है? खांसी यानी जिसे हम कफिंग कहते हैं। कफिंग की क्या वजह है? ये जो इंटरनल लाइनिंग है जिसको हम म्यूकस कहते हैं, म्यूकस। शायद आपने कभी सुना हो कि एक बल्ब है, एक बल्ब जल रहा है, राइट? अगर इस जलते हुए बल्ब पर मैं ठंडा पानी डालूंगा तो क्या होगा? ये बल्ब जल रहा है, कितने भी वॉट का हो, चाहे ये यानी 40 वॉट का हो, 20 वॉट का हो, ये बल्ब है, ये जल रहा है, इट्स बर्निंग। और अगर मैं इसके ऊपर ठंडा पानी छिड़क दूं ऐसे ऐसे, तो
क्या होगा, ये क्रैक हो जाएगा यानी टूट जाएगा। इसी तरीके से ओवन में भी होता है। आपको पता है ओवन में अगर कोई खाना पक रहा हो तो उसमें भी शीशे लगे होते हैं, बाज़ औक़ात शीशे वाले ग्लास लगा होता है। तो इसी तरीके से दरअसल कहते हैं एक मदर ने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, देखें इसमें जिन आ गया है। भाई कैसे जिन आया? भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इसको हाथ ही नहीं लगाया, ये शीशा एकदम से ही टूट गया। तो दरअसल उन्होंने हाथ नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि वो बर्तन धोए या कुछ भी धोए, हाथ झटके, जब उन्होंने हाथ झटके तो शीशे के ऊपर वो ठंडा पानी गया और उससे वो टूट गया। अब सवाल ये कि वो टूट क्यों गया? वो टूट इसलिए गया कि दरअसल जो शीशा है या ग्लास है वो बेड कंडक्टर है, और बेड कंडक्टर का मतलब जब वो हीट करते हैं तो वो फैला हुआ होता है। जब उसपे ठंडा पानी डालते हैं, जहाँ-जहाँ वो ठंडा पानी डालते हैं वहाँ से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बाकी जगह से वो गर्म है वो एक्सपेंड होता है, जहाँ पे ठंडा पानी पड़ता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसी को फिजिक्स की लैंग्वेज में हम एनामोलस एक्सपेंशन कहते हैं। एनामोलस का मतलब होता है अनइक्वल सस्पेंशन। अनइक्वल का मतलब है कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्टेड है, कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्टेड है, कोई चीज़ रिलैक्स्ड है। ओह सॉरी, कोई चीज़ स्ट्रेच है। जब वो स्ट्रेच चीज़ें हैं, जहाँ से कहीं से वो स्ट्रेच है, फैला हुआ है, एक्सपेंडेड है, और कहीं से वो कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, तो ये अनइक्वल हो गया, इसलिए वो टूट जाता है। यही काम उस वक़्त होता है जब जब हमारा बॉडी टेम्परेचर, आपको शायद पता हो कि वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जब हम उसमें ठंडा पानी पीते हैं, अगर हमने फ्रिज से निकाला है, फ्रीज़र से निकाला है तो 0 डिग्री का टेम्परेचर होगा, और अगर हमने फ्रिज से निकाला है तो 4, 5, 3, 6, 7 ही होगा। ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो कितना ठंडा है। तो आप उस ठंडे पानी को बॉडी में डाल रहे हैं, किस टेम्परेचर पर? जो 37 है। क्या टेम्परेचर लेकर आ रहे हैं? 5, 6, 7, 8 इस तरह का टेम्परेचर, या 0 है अगर आप आइसक्रीम वगैरह भी खा रहे हो, या ठंडी है कोई चीज़। तो फिर आप भी वही कर रहे हैं जो इस ग्लास के साथ हुआ है कि जब ये गर्म है, ये फैला है, ये एक्सपेंडेड है, जब आप उसपे ठंडी चीज़ डाल रहे हैं तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट? तो ऐसा कुछ जो है वो दरअसल हमारी बॉडी की लाइनिंग के साथ भी होता है, और जो इंटरनल लाइनिंग है इसको हम म्यूकस कहते हैं, म्यूकस। तो ये भी दरअसल जगह-जगह से ब्रेक आ जाता है, टूट जाती है। और इसी तो दरअसल हमें जो खाँसी हो रही होती है, वो इसलिए होती है कि ये जो म्यूकस है इसको ऊपर लाना है, ऊपर। इस तरीके से इसको ऊपर लाने के लिए हम खाँसते हैं या कफिंग होती है, ताकि ये जो ब्रोकन पार्ट्स हैं ये लुब्रिकेशंस रहे। इसलिए कि लुब्रिकेशन जो होती है वो डस्ट को प्रिवेंट करती है और जर्म्स को प्रिवेंट करती है। यही वजह होती है जब इसमें कोई क्रैक आ जाता है म्यूकस लाइनिंग में, तो फिर दरअसल कहते हैं डिजीजेस जल्दी होती हैं। आपको शायद यही पता होगा कि जो हमारा स्टमक है, स्टमक वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? वो प्लास्टिक के या लोहे का नहीं बना होता, वो दरअसल प्रोटीन का बना होता है। और उसकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है, कहते हैं कि ये प्रोटीन जो है वो पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। तो ये क्यों डाइजेस्ट नहीं हो जाता? इसलिए कि वो भी तो प्रोटीन का ही बना हुआ है, स्टमक भी प्रोटीन का बना है। उसके ऊपर एक लाइनिंग होती है जिसको हम म्यूकस लाइनिंग कहते हैं, विच प्रिवेंट द एसिडिक एक्शन ऑन द स्टमक। स्टमक पे जो एसिडिक एक्शंस हैं वो नहीं होते इसी म्यूकस की, और इसी म्यूकस के हम पीछे पड़े रहते हैं, इसको किसी ना किसी तरह तबाह कर दें बस। जैसे कोई बच्चा होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं बड़े चुलबुले टाइप के बच्चे होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें होता ये है कि वो नए खिलौने पेरेंट्स ला के देते हैं। चलो भाई बच्चे की बर्थडे है, इसको नया खिलौना। वो कहे भाई ये काम कैसे करें, इसको खोल कर देखें, तो उसको खोल कर देता है। वो खोल कर देखता है तो फिर वो ज़ाहिर बात है उसको दोबारा जोड़ तो सकता ही नहीं है। तो इस तरीके से उसका खिलौना हो जाता है तबाह। इस तरीके से यही काम हम भी करके देखते हैं कि भाई ठंडा पानी पी के देखते हैं, क्या होता है कुछ या नहीं होता? तो ये सिस्टिक फिब्रोसिस है कि सिस्टिक यानी सिस्ट बन जाते हैं, सिस्ट। इतना ज़्यादा थिक म्यूकस होता है। यहाँ पर अगर हम और देखें कि क्या होता है, तो एक्चुअली आपको शायद पता हो कि ये लाइनिंग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पर नहीं है। आपको बात ये बतानी थी, ये जो म्यूकस की लाइनिंग है सिर्फ़ और सिर्फ़ लंग्स में नहीं है या ट्रैकिया में नहीं है, ये पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल में भी है। एलिमेंट्री कैनाल में जैसे इंटेस्टाइन है उसमें भी है, और दरअसल कहते हैं जब वो ज़्यादा थिक हो जाता है तो वो ब्लॉक कर देता है इस ट्यूब को।
शायद आपको पता हो कि यहाँ से मैंने स्टमक जो है उसको सेंसर कर दिया है और ये फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसको ड्यूडेनम कहते हैं। और ये पोजीशन अभी से थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताई थी कि ये पेनक्रियाज है जो यहाँ पर मौजूद है और इसमें एक डक्ट होती है, इसको पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, जो दरअसल कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस को लेकर जाती है इस स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडेनम में डाइजेशन के लिए। तो ये होता है कि ये ब्लॉक हो जाती है ज्यादा थिक म्यूकस बनने की वजह से, जो सिस्टिक फिब्रोसिस में होता है। जब ये बंद हो जाएगी तो फिर पेनक्रियाटिक जूस नहीं आएगा। आपको शायद पता हो कि दरअसल जो मेजर है पेनक्रियाटिक जूस में, जो मेजर एंजाइम है जो और कहीं नहीं है, उसका नाम लाइपेज है। क्या लाइपेज स्टमक में होता है? नो। स्लाइवरी ग्लैंड में होता है? नो। ड्यूडेनम में होता है? नो। जिजनम में होता है? नो। कहाँ होता है? सिर्फ पेनक्रियाटिक जूस में। तो जब ये पेनक्रियाटिक ट्यूब ही बंद हो जाएगी तो लाइपेज डाइजेस्ट ही नहीं होगा और इसके लिए हमें पेनक्रियास के एक्सट्रैक्ट की जरूरत पड़ती है। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका इतना लंबा आंसर है। इतना लंबा का मतलब होता है समझाने के लिए, समझने के लिए तो जरूरी है ना कि भाई ये सारा फिनोमेना क्या हो रहा है। तो हम दरअसल सिंपल ये पढ़ते हैं कि सिस्टिक फिब्रोसिस को सीएफ कहते हैं, एक प्रोग्रेसिव जेनेटिक डिजीज है जिसमें लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। हम ओवर टाइम ब्रीथ नहीं कर पाते, इसलिए कि थिक म्यूकस बनना शुरू हो जाता है। और दरअसल कहते हैं कि इसका कॉज ये है कि जो प्रोटीन होती है वो डिसफंक्शन करने लगती है। डिसफंक्शन, एक प्रोटीन बनती है सिस्टिक फिब्रोसिस में, एक प्रोटीन है जो नॉर्मल म्यूकस की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर देखें ये डायग्राम बताइए कि ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसका एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नंबर 7 है और इसके पर एक फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन बनाने के लिए, और वो प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। जब ये जीन डिस्टर्ब हो जाते हैं तो फिर नॉर्मल म्यूकस की फॉर्मेशन नहीं होती और इससे एक टर्मिनल इलनेस डेवलप हो जाती है। टर्मिनल इलनेस होती है समटाइम दिस इज कॉल्ड अ लाइफ टाइम इलनेस या लाइफ लिमिटिंग इलनेस, यानी वो जो सारी जिंदगी चलती है उसको हम कहते हैं। तो इसके अंदर दो प्रॉब्लम्स हुई। पहली प्रॉब्लम लंग्स का इन्फेक्शन, दूसरी पेनक्रियाटिक डक्ट बंद हो गई। पेनक्रियाटिक डक्ट तो लाइपेज नहीं आया, लाइपेज नहीं आया तो फैट डाइजेस्ट नहीं होगा। तो पहला काम ये करते हैं कि पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस के लिए हम देते हैं उसको पेनक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट। और लंग्स की प्रॉब्लम जो होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो दरअसल उसमें इतना थिक होता है उसका, वैसे जो होता है जिसे मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्लैगम या बलगम कहते हैं, जो थिक होता है वो इतना थिक हो जाता है कि वो आता ही नहीं है। तो फिर दरअसल कहते हैं कि सक्शन पंप डाल के उसको खींचना पड़ता है। वो काम जो हम खांस खांस के ऊपर ला रहे होते हैं, फिर बलगम जो होता है मुंह में आता है, फिर उसको फेंक देते हैं। तो ये काम नहीं होता कब? जिसको सिस्टिक फिब्रोसिस होती है, और ये बचपन से होती है, ये बाद में नहीं होती थी, ये बचपन से होती है। इसलिए इसकी लैब डायग्नोसिस जो होती है थिक, अगर हम देखें टेस्ट किए करें तो पता चल जाता है। शायद आपको पता हो जो आजकल कोरोना का टेस्ट होता है उसमें दो तरीके का है। उसमें एक जो होता है ना हम स्वैब इस्तेमाल करते हैं, स्वैब टेस्ट। स्वैब हलक में डालते हैं म्यूकस के लिए या नोज में डालते हैं म्यूकस के लिए। तो म्यूकस ही को चेक कर रहे होते हैं। असल में जो प्रॉब्लम है कोरोना या कोविड की ये भी यही है। ये वायरस जो है ये कहाँ पर होता है? ये अपने घर में रहता है? नो, ये घर में नहीं रहता भाई। यहाँ पे देखिए ये मुख्तलिफ डायग्राम्स हैं और ये मुख्तलिफ डायग्राम्स होती हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए बताती हैं कि देखिए जो म्यूकस की लाइनिंग है सिर्फ और सिर्फ यहाँ नहीं है, ये म्यूकस की लाइनिंग यहाँ पर भी है, ये लंग्स में भी है, ये एलिमेंट्री कैनाल में भी है, हर जगह म्यूकस की लाइनिंग है। यहाँ पर ये दिखाया गया कि अगर किसी का हेल्दी एयर पैसेज है तो उसके अंदर म्यूकस बिल्कुल किनारे पे लगा है, किसी में सिस्टिक फिब्रोसिस है तो इसमें इतना म्यूकस भर गया है। राइट। जैसे देखें ये डायग्राम भी बता रही है क्या? ये बता रही है कि क्रोमोसोम नंबर 7, इसमें दरअसल कहते हैं कि सीएफ यानी वो फैक्टर है जिसकी वजह से ये डिजीज होती है। यहाँ पे देखें ये स्टमक की लाइनिंग, पेनक्रियास की लाइनिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग, लंग्स की लाइनिंग, हर जगह म्यूकस मौजूद है। ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस चल रही है, यहाँ से लेकर और फिर ये नोज और ये माउथ, ये हर जगह म्यूकस की लाइनिंग होती है, यानी म्यूकस हर जगह मौजूद होता है। और जैसे कहते हैं कि ये फैक्टर असल में करता क्या है, ये डिस्टर्ब कर देता है। आपको पता है ये सेल मेम्ब्रेन है, किसकी सेल में है?
म्यूकस सेल की, उसमें जो ये प्रोटीन है, प्रोटीन्स, ये डिस्टर्ब होती है इस जीन की वजह से। और ये जीन है सिस्टिक फिब्रोसिस डिजीज कॉज करने का, राइट। तो इसमें ये प्रॉब्लम है। तो अगर हम ये देखें कि ये यूनिफैक्टोरियल डिजीज है। यूनिफैक्टोरियल किसे कहते हैं? यूनिफैक्टोरियल हम उस डिजीज को कहते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसमें ये लंग्स का इन्फेक्शन है, और इसमें प्रॉब्लम दूसरी क्या होती है, पेनक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट दिया जाता है। तो पेनक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट देने का रीजन मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द रीजन व्हाई वी गिव दिस। तो मैंने क्या इसका रीजन बता दिया आपको, और साफ को पता होना चाहिए कि अभी आवर क्लास इज नॉट येट फिनिश्ड, राइट और रॉन्ग। तो इसमें जो है हमने यूनिफैक्टोरियल डिजीजेस जो हैं वो पढ़ ली दोनों। आपको समझ आई या नहीं? पहली थी हंटिंगटन डिजीज और दूसरी का नाम है सिस्टिक फिब्रोसिस। ये हंटिंगटन और सिस्टिक फिब्रोसिस जो है, ये दोनों डिजीजेस जो हैं वो हमने पढ़ी। और ये किस चीज के मुतालिक थी? जेनेटिक डिजीजेस, जिसके जीन्स जो हैं या तो क्रोमोसोम नंबर 4 पर होते हैं या 7 पर होते हैं, या 4 पर होते हैं या 7 पर होते हैं। तो यहाँ पे जो डिजीज थी सेकेंड सिस्टिक फिब्रोसिस, फिब्रोसिस का नाम इसलिए यहाँ पे रखा गया है कि ये फाइबर्स होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हकीम अक्सर ये कहते हैं कि जी आपके सीने में रेशा ज्यादा है। कभी आपने सुना हो, ये बलगम के लिए यूज करते हैं रेशा, रेशे को ही फाइबर्स कहते हैं। फिब्रोसिस का वर्ड भी हम इसीलिए यूज कर रहे हैं, सिस्टिक फिब्रोसिस, राइट। ये जो है वो क्या है, क्या आपको उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए जो है वो इतनी ही क्लास काफ़ी थी जो हमने फिनिश कर ली। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह टुमारो क्लास में होगा। तो इंशाल्लाह जो है अगला टॉपिक जो है वो हमारा अगली क्लास में होगा, एंड अगली क्लास इंशाल्लाह और टुमारो। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।